हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर। तो आप सभी स्वस्थ होंगे और उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे व्याकरण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए इसे समझते हैं हम। हमारा क्या टॉपिक है आप लोगों ने देख लिया होगा, क्रिया। हमारा व्याकरण का सबसे मेन टॉपिक क्रिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये बोलूं कि राम दौड़ता है ना, राम दौड़ता है, तो इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो ये बता रहा है कि क्रिया हो रही है या कार्य होने का बोध करा रहा है ना, बताइए। राम दौड़ता है, ठीक है। इसमें जो ये दौड़ना है ये आपकी क्रिया है ना। दौड़ना जो है ये आपकी क्रिया है। डेफिनेशन पे आते हैं। जब किसी शब्द या वाक्य से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे पीना, खाना, जाना, सोना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, बोलना, भागना, करना। ये जितने भी कार्य जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है, जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं तो मूवमेंट होता है, साथ में मूवमेंट के साथ में क्या होता है कि कार्य होने का बोध करा रहा है वो, मतलब कि हमें ये लग रहा है कि ये कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम क्रिया में। क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने पढ़ा क्या, क्रिया का जो मूल होता है ना वो धातु होता है। हमने अभी पहली स्लाइड में क्या पढ़ा था, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो अब हम देखेंगे क्रिया और धातु में अंतर क्या है। क्या देखेंगे हम, क्रिया और धातु में अंतर देखेंगे, ठीक है। देखिए, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना, जिससे किसी कार्य का होना, जाना प्रकट होता है। और उसी तरफ धातु क्या कहती है, धातु कहती है धातु वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। यहाँ पर कार्य का होना, यहाँ पे क्रिया का बनना, ठीक है। ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। साथ में हम बात करते हैं क्रिया का प्रयोग इसमें वाक्य में होता है, और जबकि धातु का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र रूप से वाक्य में नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है क्रिया काल, पुरुष और वचन का प्रभाव दिखाई देता है क्रिया में। क्रिया में आपने पढ़ा होगा भूतकाल, भविष्यकाल, है ना, वर्तमान काल, एक वचन, बहुवचन, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो आपने देखा होगा कि क्रिया में इन सब का प्रभाव दिखाई दे रहा है, पर जो हमारी धातु होती है वो मूल रूप में होती है, इस पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे राम पढ़ता है, सीता लिख रही है, ठीक है। राम पढ़ता है, सीता लिख रही है। तो जब हम पढ़ता है, पढ़ रहा है तो ये भी क्रिया हो रही है, लिख रही है ये भी कार्य होने का बोध करा रहा है। पर इसी तरफ हम धातु पे जाएं तो धातु के उदाहरण को देखते हैं तो क्या बोल रहा है, पढ़, लिख, चल, खेल, खा। क्या इससे आपको लग रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, सिंपल सी बात से समझते हैं। जैसे क्रिया में रूट से बना पूरा रूप, पेड़, जैसे रूट से पूरा पेड़ बनता है। धातु, जड़ जो होती है हमारी वो धातु होती है, जड़ जो होती है हमारी वो धातु होती है, और क्रिया जो होता है वो हमारा पेड़ होता है, ठीक है। अब जैसे पढ़ धातु में पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेंगे। लिख धातु को देखें, लिखना, लिखता, लिखी, लिखेंगे।
चल में देखेंगे चलना, चलता, चलेंगे, चली, ठीक है। इसी तरह एक लाइन में याद करेंगे, जो धातु होती है वो क्रिया का मूल रूप है, जबकि क्रिया धातु से बना वह शब्द है जो कार्य का बोध कराता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए और सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि अगर जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे, आप चैनल पे जाइए, सारे वीडियोस को देखिए, तब तक आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक चीज़ स्टार्टिंग से बताई है। स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं, आपको बता दें कि जब भी हम क्रिया पढ़ते हैं तो क्रिया और धातु तो पढ़ते ही हैं, साथ में हमें क्रियापद को भी जानना जरूरी होता है कि क्रियापद क्या होता है। तो हम क्रियापद को जानेंगे, फिर से हम आपको अंतर के हिसाब से दिखाएंगे। हमने अंतर के उस पर इसलिए रखा है कि क्रिया और धातु का अंतर किया मैंने, क्रिया और क्रियापद का अंतर किया, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि क्रियापद को आपको क्रिया नहीं समझना है या फिर धातु को आपको क्रिया नहीं समझना है। क्रिया अलग चीज है, धातु अलग चीज है, क्रियापद अलग चीज है। ठीक है, आते हैं, हम पढ़ते हैं। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने या जाने का पता चलता है, जैसे चलना, पढ़ना, हंसना इत्यादि। वही क्रिया शब्द क्या होता है? क्रिया शब्द वह वाक्य है जिसमें क्रिया का काम करता है, जैसे खाता है, गई, जाएगा, पढ़ रही थी, ये क्रियापद हो गए, है ना। यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड्स में है, यहाँ पर दो दो वर्ड्स हैं। ठीक है, क्रिया एक शब्द धातु या उससे बने रूप में होती है, जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना। उसी तरह क्रियापद में क्या होता है? प्रयुक्त क्रिया का वह रूप होता है जो कर्ता के अनुसार बदलता है ना, कर्ता के अनुसार बदलता है। जैसे खाता है, खाते हैं, खाई थी, है ना। ठीक है, इसी तरह क्रिया अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, जैसे वह खाना खाता है, यहाँ पर जो खाना है वो एक क्रिया है। वही जब क्रियापद की बात करते हैं हम, तो वाक्य के बिना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकता है। क्रियापद में तो केवल खाता है आएगा। क्या खाता है से शब्द आपका पूरा हो रहा है? नहीं, यहाँ पर या तो कोई संज्ञा या सर्वनाम का हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्या? जैसे राम खाना खाता है, या फिर यह खाना खाता है, या वह खाना खाता है, हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं, क्रिया के रूप बदलने से काल, पुरुष और वचन का पता चलता है। जैसे वह जाता है, वह गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? कर्ता के अनुसार ही बदलता है। जो वाक्य का जो मुख्य वाक्य प्रेडिकेट होता है, जैसे राम खाता है, यहाँ पर खाता है ही क्रियापद है, तो इसी के हिसाब से ही जो चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे वो आएंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंपल से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मोहन किताब पढ़ता है, जिसमें पढ़ता है हमारा क्रियापद है। एक लाइन में अगर हम कहें, क्रिया काम करने या होने का मूल शब्द होता है, जबकि क्रियापद वाक्य में वही शब्द कर्ता के अनुसार रूप बदलकर आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने क्रिया के भेद पर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्रिया जाना, क्रिया और धातु के बीच का अंतर जाना, क्रिया क्रियापद के बीच में अंतर जाना, मीन्स कि हम लोगों ने क्रिया पढ़ी, धातु पढ़ा, क्रियापद पढ़ा। ठीक, अब हम आते हैं क्रिया के भेदों पर। भेदों पे आते हैं, तो भेदों में हम देखते हैं क्या है? कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जब हम कर्म के आधार पर देखते हैं तो क्या होता है? इसमें आती हैं 2 क्रियाएं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी आती हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जैसे क्या, किसको। ठीक है, क्वेश्चन में आता है, जैसे हमने पूछा आपने क्या काम किया, आपने ये पानी किसको दिया, है ना, किसको दिया। तो जहां पर भी क्या, किसको जैसे शब्द आ जाते हैं, वहां पर क्या होता है? हमारा सकर्मक क्रिया होता है। जब कर्म पर पड़े, जब जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव
कर्म पर पढ़े तो सकर्मक क्रिया होती है। और जब जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ही ना हो, ठीक है, क्या किसको का उत्तर ही ना मिले, वहां पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आपको बता दें जो सकर्मक क्रिया होती है वो भी हमारी दो भागों में बांटते हैं हम उसको, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखिए अभी मैंने आपको चार्ट में ये भेद बताए हैं, अभी मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम, जिस वाक्य में एक ही कर्म हो वहां पर एक कर्म क्रिया कहलाती है, और जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्म क्रिया कहलाती है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अभी जब मैं इसको उदाहरण से बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दो होते हैं, संयुक्त और प्रेरणार्थक। दो अलग क्रियाओं के मिलकर बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो अलग क्रियाओं को मिला करके, दो क्रियाएं हुई हैं उनको मिला करके जब हम एक पद बनाते हैं, एक पूरा वाक्य बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर संयुक्त क्रिया हो जाता है। इसी तरह संरचना के आधार पर हमारा दूसरा भेद क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके क्या करता है, किसी दूसरे से कार्य कराता है तो वो प्रेरणार्थक हो जाती है। प्रेरणार्थक, जैसे कि काम को करवाना है तो हम कहते हैं नहीं, अरे तुम ये जाओ ये चैप्टर लिख लेना, तो तुम लिखने के बजाय अपनी बहन से जाके लिखवा लाते हो। ठीक है, अभी अगर हम इसी चीज को कहें कि जाओ ये तुम अपनी मम्मी से लिखवा लाना, ये लेटर अपनी मम्मी से लिखवा लाना, क्योंकि तुमने छुट्टी की है तो अपनी ये लेटर या ये एप्लीकेशन अपनी मम्मी से लिखवा कर लाना। तो जब हमने ये कहा कि काम हम तुमने ना करके हम किसी तीसरे से कह रहे हैं, है ना, तीसरे से हम उस काम को करवा रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है। इसी तरह प्रयोग के आधार पर बढ़ेंगे हम। प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं तो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जब मुख्य क्रिया से पहले पूर्ण होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको कैसे पहचानते हैं, कर और करके से, जहां पर ये दोनों वर्ड्स होंगे उससे हम पहचानेंगे। फिर आता है इसी में तत्कालिक आता है। मुख्य क्रिया के ठीक पहले समय से संपन्न होने वाली क्रिया को हम तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, यानी कि मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया, तो क्या हुआ, दो काम उसी समय पर हुए हैं, तुरंत हुए हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया से पहले पूर्ण होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ये हो गया। अब ये हो गया सहायक। सहायक क्रिया जिसको हम हिंदी में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसको इज, एम, आर ऐसे डिनोट करते थे ना हम लोग। तो क्या होता है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो जो ये है वो हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक ना समझ में आए तो बताइएगा। क्रिया के भेद एवं प्रकार। अब हम आ गए, देखिए पहला हमारा था कर्म के आधार पर प्रयोग। ठीक है, यहां पर आपको ये काटना पड़ेगा, संरचना के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है, संरचना के आधार पर आगे मैंने बनाया है वीडियो। ठीक है, इसके आगे है स्लाइड। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया में ही आपने देखा एक कर्मक और द्विकर्मक आ रहे थे, सकर्मक में ही आपने देखा एक कर्मक और द्विकर्मक आ रहे थे। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया आ रहे थे। उसी तरह प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए थे हमने, कौन कौन से, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सकर्मक क्रिया देखिए क्या होती है, वह क्रिया जिसके द्वारा किए गए कार्य का फल किसी दूसरे को मिले या जिस क्रिया का अर्थ
पूर्ण होने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम कैसे पहचानते हैं, क्या और किसको से पहचानते हैं? पहचानने की इसकी एक ट्रिक होती है सिंपल सी, जिसको मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, फिर बता दे रही हूँ। क्या किसको, ये दो प्रश्न जहां पर आ जाते हैं कि क्या करना है या फिर किसको दिया है या किसको बोलना है, वहां पर हमारा सकर्मक क्रिया आ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम भोजन खाता है, जिसमें खाता है हमारी क्रिया है। देखिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके लिए। खाता है हमारी क्रिया है। प्रश्न आता है क्या खाता है। अब प्रश्न आ रहा है कि वो क्या खा रहा है, वो भोजन खा रहा है। कर्म हमारा क्या हो रहा है, भोजन हो रहा है। फिर क्या होता है, खाता है एक हमारी सकर्मक क्रिया है। पता चला आपको? ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। वह गरीबों की मदद करता है। करना क्रिया हो गई, ठीक है, करना क्रिया हो गई। किसकी मदद करता है, गरीबों की। गरीबों की क्या हुआ, वो कर्म में आ गया। करना क्रिया हो गई और मदद किसकी कर रहा है, वो कर्म में आ गया। फिर ये सकर्मक क्रिया हो गई। पहचानने के लिए आप देखिए, जब भी हम एग्जाम्पल को तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कर्म क्या निकल रहा है, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या से निकलता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा किसकी किसको, ठीक है, इस ऐसे निकल रहा है। जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़का पत्र लिखता है, पहली बात तो लिखता है तो चलो हमारी क्रिया हो गई। क्या लिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या आया, क्या क्या लिखता है, पत्र लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो ऐसे हमने अपनी सकर्मक क्रिया को समझा। यह भी एक सकर्मक क्रिया है। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए और सिंपल से उदाहरणों से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। राम सेब खाता है ना, राम सेब खाता है, ठीक है, राम सेब खाता है। राम क्या खाता है, अभी मैंने क्या कहा, पहचानने की ट्रिक है हमारी, क्या और किसको, बस इसको ध्यान में रखना है आपको। सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आपको इन दो वर्डों को ध्यान में रखना है। राम सेब खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है। खाता है हमारी सकर्मक क्रिया है, इसका कर्म सेब है, ठीक, क्या कर रहा है, सेब को खा रहा है। अब अगर हम देखें, यहां पर इन्होंने भाववाच्य कर्म में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हुए भाववाच्य, भाव जहां पे भाव यानी भावनाओं की बात की गई है, जैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो क्रिया हमारी क्या है, करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जब हमने क्वेश्चन किया क्या करना चाहिए, यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्वेश्चन किया, तो इसका मतलब है ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या किसका सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का करना चाहिए, ठीक है। आपने समझा, एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में अब तक तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम द्वंद्व समानार्थी वाक्य कहते हैं, जैसे सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या अपनाना चाहिए, सत्य और अहिंसा का मार्ग। कर्म हमारा क्या है, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। फिर थोड़े से जटिल वाक्यों को हम देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं ये। शिक्षक ने अनुशासनहीन छात्रों को दंड दिया। क्या दिया, दंड दिया। किसको दिया, छात्रों को दिया। छात्र हमारे क्या है, कर्म। सकर्मक क्रिया क्या कह रही है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अकर्मक क्रिया पे आते हैं हम। अकर्मक क्रिया क्या कह रही है, वह क्रिया जिसके द्वारा किए गए कार्य का फल, ठीक है, किसी दूसरे को ना मिले, या जिस क्रिया का अर्थ पूर्ण होने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो
पहचानने की इसकी ट्रिक हम देखते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ट्रिक के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, समझिएगा। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार देख सकते हैं देखिएगा। ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी भी वाक्य में अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें सकर्मक क्रिया को पहले समझना पड़ेगा। सकर्मक क्रिया में हमने देखा था क्या और किसको था। जब हमें इस क्या और किसको का जवाब नहीं मिलता है तब हमारी अकर्मक क्रिया आ जाती है ना। एकदम सिंपल सा है। जब हमें क्या किसको का जवाब नहीं मिलता है तो वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया आ जाती है। जैसे सिंगल अगर हम आपको कहते हैं उगता है, अरे क्या उगता है, ये तो पूछा ही नहीं ना, ये तो बताया इसमें। भाई हमने वर्ड दे दिया उगता है, क्या उग रहा है नहीं पता, किसको देखना है, कहाँ क्या है। अब कहते देखना है, अरे भाई किसको देखना है ना। करना है, अरे किसको करना है। तो जहां पर आपके पास क्या और किसको का जवाब नहीं है वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे राम सोता है, क्रिया तो इसमें सोता है ना। ठीक, क्या सोता है, किसे सोता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई उत्तर नहीं मिला, बस सोता है, तो ये क्या हो गई हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। बच्चे पार्क में खेलते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम बच्चे हटा दे, खाली कह दे पार्क में खेलते हैं, खेलते हैं, चलो ठीक। अगर बच्चे भी रख लेते हैं तो भी हम देख लेते हैं भाई क्या खेलते हैं। और अगर हम बच्चे हटा देते हैं तो भी देखते हैं पार्क में खेलते हैं, अरे कौन खेल रहा है पार्क में, है ना। तो भाई क्या खेलते हैं नहीं पता, कोई उत्तर नहीं आया। यह पार्क में स्थान बता रहा है, कर्म नहीं बता रहा है, तो क्या हो गया अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अपनी द्विकर्मक क्रिया। ठीक, अच्छा सुनिए, द्विकर्मक से पहले इसमें मैंने एक कर्मक को नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि एक कर्मक एकदम सिंपल सा है जिसको मैं बोल के आपको बता सकती हूं। जहां पर अब इसी से आप समझिए मुख्य रूप से दो भाग है परंतु इसका एक भाग नहीं, एक भाग है जिसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या कह रहा है, द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक ही वाक्य में दो कर्म होते हैं और एक कर्मक में क्या होता है, एक कर्म होता है। ठीक है, एक कर्मक में एक कर्म होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जैसे राम जाता है, ठीक है, तो ये तो हमारा सकर्मक हो गया। अब यही हम कह दे जाता है तो ये जाता और ये राम, राम तो हमारा कर्म हो गया, ठीक है, जाना हमारी क्रिया हो गई। अब इसमें तो एक ही है ना। अभी कह दे कि राम विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा विद्यालय और राम ये दो हो जाएंगी। देखिए द्विकर्मक क्रिया पढ़ने में ही हमें एक कर्मक क्रिया भी समझ में आ गई। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया का अर्थ क्या कहता है, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक प्राणीवाचक और दूसरी निर्जीव, है ना। एक होती है सजीव और दूसरी होती है निर्जीव। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। व्याकरण में इन दो कर्मों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है, जिसमें पहला कर्म क्या कहता है, यह आमतौर पर कोई व्यक्ति जिससे क्रिया या किसे या किसको प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है, आमतौर पे कोई वस्तु, आमतौर पे कोई वस्तु जिससे क्रिया या क्या प्रश्न पूछा जाता है और जिसपे वो प्रश्न डिपेंड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम। उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण सहित वाक्य विश्लेषण करते हैं। शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया। हमारा वाक्य है शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया। इसमें हमारे दो कर्म हैं, ठीक है। जैसे किसे दिए गए पुरस्कार, छात्रों को, पहला कर्म हो गया जो कि हमारा एक व्यक्ति है, और क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। दूसरा कर्म हो गया जो कि एक वस्तु है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाक्य से हम समझते हैं। माँ ने मुझे मिठाई खिलाई, है ना। तो खिलाई
द्विकर्मक क्रिया में आती है। कैसे पहचानेंगे हम? पहला क्वेश्चन आता है, किसे खिलाई? मुझे। मुझे यानी प्रथम कर्म यानी व्यक्ति, और क्या खिलाई? मिठाई। द्वितीय कर्म यानी वस्तु, है ना, एक सजीव और एक निर्जीव। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने गरीबों को कंबल बांटे। द्विकर्मक है, कैसे पहचानेंगे? जैसे किसे बांटे? गरीबों को बांटे। ये हमारा प्रथम कर्म हो गया, जो कि एक व्यक्ति या कई व्यक्ति हो सकते हैं। और क्या बांटे? कंबल बांटे, जो कि हमारा द्वितीय कर्म हो गया, जो कि एक वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। संरचना के आधार पर देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्रिया के, एक मिनट, भेद में हमने कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ा, उसके बाद हमने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पढ़ा। अब हम आ गए हैं अपने संरचना के आधार पर क्रियाओं के भेद पे। जैसे क्रिया के बनने की जो संरचना होती है, उसके आधार पर क्या वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है? संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही क्रियापद का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। इसमें पहचानें कैसे? इसमें मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, दो क्रियाएं होती हैं। जैसे ठीक, सोनम विद्यालय चली गई। जो ये चली गई है, गई भी है और चली भी है। ठीक है, ये दो है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही क्रियापद का निर्माण करती हैं, वहां पर हमारी संयुक्त क्रिया होती है। सोनम विद्यालय चली गई, नितेश रोने लगा, रोने लगा। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही हैं हमारी, है ना। रोहित ने खाना खा लिया, खा और लिया। रमेश घर चला गया, चला और गया। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर हमारी एक क्रियापद यानी हमारा एक वाक्य का निर्माण कर रही हैं। यहाँ तक समझ में आया? और जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मुझसे कहाँ पर गलती हुई है और मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, आते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया पर। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ध्यान दीजिएगा, स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। अभी मैंने प्रेरणार्थक का उदाहरण बताया था कि मैं आपसे कह दूं कि अपनी मम्मी से एप्लीकेशन लिखवा के लेकर आना, तो लिखवाना, किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना स्वयं ना करके, वहां पर क्या होती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसको पहचानते कैसे हैं हम? वाना, वाया, जैसे करवाना, लिखवाना, पढ़वाना, खुदवाना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखिए, विराट रोहित से पत्र लिखवाता है। यहाँ पे विराट ने स्वयं पत्र नहीं लिखा, विराट ने किससे पत्र लिखवाया? रोहित से पत्र लिखवाया। क्या हुआ? स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाया, तो क्या होता है? विराट ने रोहित से पत्र लिखवाया, स्वयं पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, पाठ पढ़वा रहा है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहा है, स्वयं नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ प्रेरणार्थक हो गया। किसान कुआं खुदवाता है, किसान कुआं खुदवा रहा है। कौन खोद रहा है? मजदूर खोद रहे होंगे, किसान खुद थोड़ी ना खोदने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया। अभी तक हमने रचना के आधार पर देखा, कर्म के आधार पर देखा, और अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। वाक्य में क्रिया के प्रयोग यानी उसके उपयोग के आधार पर जो हम क्रियाएं प्रयोग करते हैं, जिन हम क्रियाओं को अपने जीवन में यूज करते हैं, या जिनसे कहा जाए जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, वो हमारी क्या है? प्रयोग के आधार पर क्रिया है। जिसमें आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हमारी क्या कह रही है? जब एक क्रिया पूरी होने के बाद, यहीं पे बात खत्म हो जाती है,
जब एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, प्रतीक खाना खाकर सो गया। प्रतीक ने खाना खाया और फिर वो सो गया, है ना। वह पढ़कर चला गया, है ना। जैसे कि वह पढ़कर चला गया, इसमें दो क्रियाएं हुई। कैसे हुई? प्रतीक ने खाना खाया, फिर वो सो गया, और वह पढ़कर चला गया। वो पढ़ने आया था। अब आप लोग पढ़ने आए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मेरा वीडियो देखोगे, वीडियो देखकर आप चले गए, तो वीडियो देखना एक आपकी एक क्रिया थी, और दूसरी क्रिया क्या हुई? आप चले गए, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया क्या कह रही है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के ठीक पहले उसी समय संपन्न हो उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान ही से करते हैं। जैसे वह आते ही सो गई, है ना, कि वह आते ही सो गई। वो कुछ नहीं की, खाना पीना नहीं खाई, वह आते ही सो गई। एक क्रिया खत्म नहीं होती है कि दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट हो गई। ये नहीं हुआ कि एक क्रिया को खत्म किया और फिर वो आते ही वो सो गई, आते ही सो गई। शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया। अब जैसे ही उसका आई कांटेक्ट शेर से हुआ और उसको लगा अरे बब्बर शेर, वो तुरंत ही सो गया, मतलब बेहोश हो गया, है ना। तो यहां पर जो क्रिया हुई वो तुरंत संपन्न हुई, बिना देर किए हुए, एक सेकंड की भी बिना देर किए हुए यहाँ पे तुरंत वो क्रियाएं संपन्न हुई। तो क्या हो गई? हमारी तत्कालिक क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम आते हैं अपनी सहायक क्रिया पर। यह क्रिया अपरिवर्तनशील होती है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये परिवर्तन इसमें कोई नहीं कर सकते हैं, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह मुख्य क्रिया की वचन या कार्य की पूर्णता को स्पष्ट करती है। जैसे कोई वाक्य है, उसको पूरा करने में वो हेल्प करती है। कैसे पहचानते हैं हम? है, था, रहे, रही, चुके, गया आदि। जैसे रवि पढ़ रहा है, सोनम बाजार जा चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब और हिंदी की सहायक क्रियाएं हैं। यहां तक आपको समझ में आया? इसके अलावा आपको एक क्रिया ऐसी है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है और पहचानना भी जरूरी है। उसके विषय में मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय, ठीक है, मैंने आपको देखिए संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया और विशेषण पढ़ाया। उसके पहले मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए थे। देखिए, आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं आपको वो चीजें काम आ रही हैं। कैसे काम आ रही है? अब यहाँ देखिए, आप क्या बोल रहा है? नाम धातु क्रिया। इस क्रिया का नाम है नाम धातु क्रिया। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जैसे ना, या, आना आदि शब्दों को जोड़कर बनाई जाती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे तो क्रियाओं का निर्माण धातु से होता है, लेकिन जब किसी क्रिया का निर्माण धातु के बजाय किसी नाम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है, से होता है तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाम का अर्थ संज्ञा हम लोगों ने भी पढ़ा है, आगे भी, ठीक है। जहां भी नाम की बात होती है वहां हम सीधे समझते हैं संज्ञा। धातु का अर्थ है मूल क्रिया। सरल शब्दों में कहे, जब हम किसी संज्ञा को क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं तो वहां पे नाम धातु क्रिया बन जाती है, ठीक है। जैसे संज्ञा प्लस प्रत्यय, तो हम इसको जोड़ेंगे और इसको उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, हाथ। हाथ को हमने जब क्रिया में चेंज किया तो क्या हो गया? हथियाना।
अभी मैंने आपको शब्दों को बताया था, इया, आना, ये सारे शब्दों को जोड़ना है। जहां पर जो पहले हमारे प्रत्यय थे उनको जोड़कर बनाई गई क्रियाएं हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। बात, बात से क्या बना? बतियाना। लात, लात से लतियाना। ठीक है, पर लतियाना नहीं है किसी को। ठीक है। शर्म, शर्म से बनता है शर्माना। अब देखिए कुछ वर्ड सर्वनाम के भी यूज करते हैं। अपना, अपना, अपना का क्या हुआ? अपनाना। अच्छा बच्चों, आप लोग लात का लतियाना सुन के मजा जरूर लिए होंगे, मुझे पता है, पर करना नहीं है कुछ भी ऐसा। ठीक है। दुख का दुखाना, गर्म का गर्माना। अब देखिए गर्म क्या है? हमारा विशेषण है। क्यों? क्योंकि कोई चीज गर्म है, ठंडी है या कुछ भी, मैंने विशेषण में आपको बताया था ना, विशेषता। ठीक है। ठंडा का ठंडाना, रंग का रंगना, गाली का गलियाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसने धीरे धीरे सारी जमीन हथिया ली। वाक्य के प्रयोग में देखते हैं हम, तो क्या बोलता है? उसने धीरे धीरे सारी जमीन हथिया ली। दोनों सहेलियां आपस में बतिया रही थी। तो इस तरह हमारे वाक्य के प्रयोग होंगे और ये है हमारे नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके ये भी हैं, जैसे गुड़गुड़ाना, गुड़गुड़ प्लस अना, गुड़गुड़ाना। सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ रमेश गुड़गुड़ाता है ना। सिड़पली, सिड़प सिड़प, कुछ लोगों की आदत होती है चाय सिड़प सिड़प करके पीने की, आवाज करके पीने की, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि संज्ञा है। इसमें गुड़गुड़ क्या है? हमारी एक ध्वनि संज्ञा है, जिससे यह क्रिया बनी है क्या? गुड़गुड़ाना। गुड़गुड़ से कौन सी क्रिया बनी है? गुड़गुड़ाना। पत्राचार करना, पत्राचार करना, दोनों मित्रों के बीच नियमित पत्राचार होता रहता है। काम चोरी करना, इसमें देखिए काम चोर प्लस ई। ठीक है। कर्मचारियों की काम चोरी करने की आदत से प्रबंधक परेशान है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स। अब ये देखिए सराहना, सराह प्लस ना। राष्ट्रपति ने वीर जवानों की सराहना की। साहित्यिक और औपचारिक प्रयोगों में यूज किया गया। ये पहले तो मैंने आपको दैनिक जीवन में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स को बताया था। ये हैं आपके कुछ स्पेशल वर्ड्स जिनको हम कभी कभी यूज करते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाम धातु क्रियाएं हिंदी भाषा को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। इन्होंने नाम धातु क्रियाओं के बारे में थोड़ा और समझाया है और उसके बाद इन्होंने बोला है नाम धातु तो यहाँ पे क्लियर है, पर एक भाव धातु भी होती है। जो भाव धातु और नाम धातु के बीच में अंतर करके मैं आपको बता देती हूँ। कैसे? देखिए अभी तक आपने नाम धातु पढ़ा था, अब भाव धातु पढ़ेंगे। जिस प्रकार संज्ञा क्रिया बनाने के लिए नाम धातु कहते हैं, ठीक उसी के विपरीत जब किसी धातु यानी मूल क्रिया से संज्ञा का निर्माण होता है उसे भाव धातु कहते हैं। जहां पर प्रयोग काम, व्यापार या भाव के नाम का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, संज्ञा भाव धातु में आ रही है वो, और पढ़ना एक अच्छी आदत है ना। तो ये सारी चीजें हमारी भाव धातु से जुड़ी हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं और अंतर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे और दिन पर दिन आप अच्छे से इसको समझिए। समझने के साथ में वीडियो को वॉच करिए, हमारे चैनल पे आइए। चैनल के साथ हमारी कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं और पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, और व्याकरण उन्हीं को समझ में आती है जिनको व्याकरण की अच्छी पहचान होती है ना। तो वो पहचानने के लिए, हिंदी समझने के लिए हमें व्याकरण चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि व्याकरण को समझने के लिए हमें क्रिया की पहचान होनी चाहिए। क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश के, वो हिंदी में भी होते हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।